हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट पेपर सेकंड के भाषा द्वितीय मतलब सेकंड लैंग्वेज जो हमारी है संस्कृत के प्रश्न संख्या 61 से 90 तक के हम सटीक उत्तर को यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जो यूटेट सेकंड या फर्स्ट जो भी कराया जाता है उसमें जो सेकंड जो लैंग्वेज है द्वितीय भाषा संस्कृत जो यूटेट सेकंड में प्रश्न संख्या 61 से 90 तक के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे 61वें प्रश्न से। प्रश्न है परोक्ष क्रियार्थे लकार भवति। जो परोक्ष क्रिया है उसका लकार कौन सा होता है। यहाँ पे लकार दिए हैं लट लकार, लुट लकार, लिट लकार और लिंग लकार। तो मित्रों, जो परोक्ष लिट सूत्र के अनुसार परोक्ष मतलब जो आंख के सामने न घटा हो। अनद्यतन भूतकाल के लिए लिट का प्रयोग किया जाता है, लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सी वाला उत्तर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि पाणिनि व्याकरण से प्रसिद्ध वार्तिककार रूपेण प्रसिद्ध अस्ति। तो अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक की रचना महर्षि कात्यायन ने की थी। तो इसका भी सी आंसर हो जाएगा, महर्षि कात्यायनः। अगला हमारा प्रश्न है शिखरिणी वृत्ते प्रत्येक चरणे कति वर्णा भवन्ति। जो शिखरिणी वृत्त है, शिखरिणी छंद जो है उसके लक्षण में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो इसमें 17 वर्ण होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्रम अस्ति। तो यह सूत्र प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक वर्णों के बाद अच स्वर आने पर प्रकृति भाव संधि का विधान करता है। तो इसका भी आपको सी वाला आंसर होगा, प्रकृति भाव विधायकम। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति विधि उपयोगी अस्ति। आवृत्ति बोलते हैं बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति कराने से बालकों में क्या सुधार होता है। तो जो सुधार होता है वो पहला ही सही हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण का जो है वो सुधार होता है। बालक शुद्ध उच्चारण में करने लगते हैं। बार बार अगर पुनरावृत्ति की जाए, बार बार आवृत्ति की जाए तो शुद्ध उच्चारण से कृते मतलब शुद्ध उच्चारण के लिए ये उपयोगी है। 66वां प्रश्न है हमारा कि ए वर्ण से उच्चारण स्थान पे। तो इसका उच्चारण हो जाएगा कंठ तालुश्च। 67 नंबर का हमारा प्रश्न है कि ध्वनि परीक्षणम भवति। जो ध्वनि परीक्षण होता है वो किसके लिए होता है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, प्रतिभिज्ञा प्रश्न। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, मौखिक परीक्षायाम। और वर्णों का तथा ध्वनियों के सही उच्चारण का परीक्षण मौखिक परीक्षा के द्वारा संभव होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि द्रुत पाठ से प्रमुखम उद्देश्य भवति। तो द्रुत पाठ का करने का जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि द्रुत पाठ बोलते हैं फास्ट रीडिंग, जल्दी जल्दी पढ़ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य कम समय में विस्तृत अध्ययन या व्यापक बोध प्राप्त करना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, विस्तृत अध्ययन, ये वाला आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है रिलरी वर्णयो संज्ञा भवति। तो इसकी जो संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी सवर्ण संज्ञा। 70वां हमारा प्रश्न है कि इदम पुल्लिंग पद से प्रथमा विभक्ति बहुवचने रूपम लिखना है। इदम जो पुल्लिंग शब्द है उसका हमें बहुवचन प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लिखना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इमा, इमानी, इमे, इमो। तो इसका जो सही उत्तर सी वाला हो जाएगा, इमे। इमे जो है वो बहुवचन होता है। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों कि संस्कृत संभाषण शिविरा विशेष रूपेण उपयोगिना भवन्ति। जो संस्कृत संभाषण शिविर होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उनका उद्देश्य वो जो है व्यवहारिक रूप से भाषा में दक्षता एवं वाक्पटुता का विकास करना होता है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा भाषायाम दक्षता वर्धनाय। भाषा की दक्षता बढ़ाने के लिए, भाषा में दक्षता बढ़ाने के लिए जो है इसका संस्कृत संभाषण शिविर का विशेष रूप से उपयोगी होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि अक्षर समाम्नाय कथ्यन्ते। अक्षर समाम्नाय किसको कहते हैं। स्वर वर्ण, हल वर्ण, स्पर्श वर्ण या माहेश्वर सूत्राणी। तो इसका जो सही उत्तर डी वाला हो जाएगा कि माहेश्वर सूत्राणी। मित्रों, भगवान शिव द्वारा प्रदत्त 14 माहेश्वर सूत्रों को ही
अक्षर समाम्नय कहा जाता है या वर्ण समाम्नय भी कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्राणि इसका उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि कठ कस्य वेदस्य एका शाखा अस्ति। जो कठ है कौन से वेद की एक शाखा है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेदस्य। कृष्ण यजुर्वेदस्य, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कठ शाखा कृष्ण यजुर्वेद की एक प्रसिद्ध शाखा है जिस पर कि कठोपनिषद आधारित है। कठोपनिषद आपने सुना होगा कि जो कठोपनिषद है वो इस पर आधारित है। ठीक है, तो कठ शाखा कृष्ण यजुर्वेद से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संस्कृत भाषायाम का कारक रूपेण न स्वीक्रियते। संस्कृत भाषा में जो है किसको कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है? तो संस्कृत कारक के अनुसार संस्कृत में संबंध जो कारक है उसको, संबंध को कारक नहीं माना जाता। संस्कृत में कुल 6 कारक माने जाते हैं, तो ये संबंध कारक इसका उत्तर होगा। अब मित्रों, संस्कृत वाले भाग में एक जो है 2 गद्यांश भी पेपर में दिए रहते हैं जिन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान, प्रश्न संख्या 75 से 78 के जो सही उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़ करके लिखने होते हैं। तो यहाँ पर ये गद्यांश आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं गद्यांश भी पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारे प्रश्नों के उत्तर। आप गद्यांश देख लीजिए और यहाँ पर 75वां प्रश्न आपके सामने है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर है सुवर्णस्य सहज अभिलाषा कस्मिन् विषये आसीत्। तो इसका जो प्रश्न है कि सुवर्ण की जो सहज अभिलाषा किस विषय में थी, तो उसकी अभिलाषा थी संगीत शास्त्रे। ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपके गद्यांश की पहली लाइन में ही यहाँ पर दिया गया है, आप पहली लाइन में ही देख लीजिए, यहाँ पर दिया है सुवर्णस्य संगीते या सहज भाषा आसीत्। ये आपको उत्तर उसी में से मिल जाएंगे, गद्यांश में से आपको ढूंढने पड़ेंगे थोड़ा। फिर प्रश्न आता है कि पुराणिक शास्त्री केसाम समक्षे पुराण प्रवचनम आरभत। जो पुराणिक शास्त्री थे उन्होंने किसके सामने पुराण का प्रवचन शुरू किया? तो यहाँ पर इसका जो सी वाला उत्तर है वो सही होगा, सी वाला, अंतःपुर स्त्री जन समक्षे। अगला हमारा प्रश्न है कि सुवर्णस्य संगीत अभिलाषा कथम दृढ़ी बभूव। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, संवृत्त्या संगत्या, ये वाला आंसर होगा। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, प्रश्न संख्या 75 से 78 आपको सब गद्यांश से मिलेंगे, आपको उसमें से ढूंढना होगा। ये है का महाराज अभिमुखम सविस्मयम् पश्यति स्म। किसने महाराज के सामने सविस्मय होकर देखता है? कौन है वो जो आश्चर्यचकित होकर के, विस्मय होकर के देखता है महाराज के सामने? तो ये पितु पाशर्वे उपवेष्टा सुब्बणा, सुब्बणा इसका उत्तर हो जाएगा। जो डी वाला है सुब्बणा, ये इसका उत्तर होगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रतिभिज्ञा प्रश्नेषु। इसका सही उत्तर इसमें से ढूंढना है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो प्रतिभिज्ञा प्रश्नों में क्या होता है? तो इसमें होता है सत्यासत्य लेखनाय निर्देशम भवति। सत्य असत्य लिखने के लिए निर्देशन होता है, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आगमन विधि विषय सत्यम न अस्ति। आगमन विधि के विषय में सत्यम नहीं है, ना अस्ति मतलब नहीं है। तो आगमन विधि के विषय में क्या सत्य नहीं है, ये आपको देखना है। 4 यहाँ पर उत्तर दिए हैं कि व्याकरण शिक्षण से विधि अस्ति, बिल्कुल सही है। मनोवैज्ञानिक विधि अस्ति, सही है। उदाहरणम अनुरूपम सिद्धांत से प्रतिपादनम भवति, बिल्कुल सही है। अब अंतिम पहुंचते हैं, सामान्यतः विशिष्टम प्रति गच्छति, ये नहीं है। तो यही आपका आंसर है, इसमें पूछा नहीं है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आगमन विधि होता है, आगमन विधि में पहले उदाहरण यानी कि विशिष्ट दिए जाते हैं, फिर नियम सामान्य निकाला जाता है, अतः विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। जबकि इसमें दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट ये उल्टा हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। तो यही लास्ट वाला आपका उत्तर हो जाएगा कि नहीं है। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें 2 गद्यांश आते हैं, तो यहाँ पर दूसरा गद्यांश है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान व समुचितानि उत्तराणि चेनुत। यहाँ पर आपका पहले 75 से 78वां जो प्रश्न था वो गद्यांश पर आधारित था, अब 81 से 84 वाला आपका गद्यांश पर आधारित है। यानी कि 5 प्रश्न यहाँ पर आपके जो हैं गद्यांश पर आधारित हैं। गद्यांश यहाँ पर आपके सामने है, इस गद्यांश को आप पढ़िएगा। जो भी आपके पास गद्यांश आएगा, ये नहीं आएगा कोई दूसरा आएगा तो आप उसको पढ़िएगा, उसको
पढ़ना है, अगर आपको उसको हिंदी अनुवाद नहीं भी आता हो तो कोई बात नहीं, आप उसको पढ़िएगा, बस उसमें से उत्तर आपको ढूंढने हैं, आपको उत्तर ढूंढने हैं। अब 81वां प्रश्न हमारे सामने है, यहाँ पर दिया है कि कस्मिन समय मृगया कोलाहल ध्वनि अरुचिदत। तो यहाँ पर आपको किस समय जो है मृगया कोलाहल ध्वनि जो है रुचिपूर्ण होती है, तो ये प्रभात काले इसका आंसर हो जाएगा। तो उषा काल या प्रभात काल, सवेरे के समय, सुबह के समय। फिर अगला प्रश्न इसी में आता है, गद्यांश पर आधारित है, का अभिमतम दिशम अयासित। तो यहाँ पर सबर सेनापति, ये वाला आंसर इसका होगा, ये आप गद्यांश में मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है कि प्रशांते तस्मिन शोभिते कानने अहम किम अद्राक्षसम। तो अद्राक्षम इसका जो हो जाएगा सबर सैन्यम, ये वाला उत्तर होगा सबर सैन्यम। ये आपको सब आंसर आपको गद्यांश में मिलेंगे, ये आपको बस थोड़ा सा प्रयास करना होगा। फिर आता है शिवा रुतम पदे शिवा पद से अर्थ अस्ति। शिवा पद का जो अर्थ है वो क्या है, इसका है श्रीगाली, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मित्रों अगला जो हमारा प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित नहीं है, केवल 4 ही प्रश्न जो गद्यांश पर आधारित हैं। अब हमारा प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतल आपको पता होगा, ये हमारे महाकवि कालिदास जी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतले मंगलाचरण श्लोके कस्य देवस्य स्तुति। जो अभिज्ञान शाकुंतल है, इस जो रचना है ये कालिदास जी की, इसके जो मंगलाचरण है इस श्लोक में कौन से देव की, कौन से ईश्वर की, भगवान की स्तुति की गई है, पूजा की गई है। तो भगवान शिव की पूजा की गई है, ये आप ध्यान रखिए कि भगवान शिव, भगवता शिव से आराधना इसमें की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में। या सृष्टि सृष्टुराध्या में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। अगला हमारा प्रश्न है कि बृहत्त्रयी काव्य ग्रंथेषु गणना न भवति। तो वृत्ति जो काव्य ग्रंथ है उनमें किसकी गणना नहीं की जाती है। तो इस काव्य ग्रंथ में किसकी नहीं की जाती है, तो ये कालिदास जी का रघुवंश महाकाव्यम है, तो इसकी गणना नहीं की जाती है। तो बृहत्त्रयी में जो कृतार्जुनीय की गणना की जाती है, शिशुपाल वध की गणना की जाती है, और नेषधीय चरित्रम इसमें शामिल है। लेकिन जो रघुवंशम लघुत्रयी में आता है, बृहत्त्रयी में नहीं आता, ये लघुत्रयी में आता है। बृहत्त्रयी पूछा है तो बृहत्त्रयी में ये 3 आते हैं, और रघुवंशम महाकाव्य लघुत्रयी में आता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है हरीशचंद्र उदाहरणम अस्ति। जो हरीशचंद्र है, जो हरीशचंद्र है वो उसमें कौन सी संधि है। तो हरीशचंद्र में यहाँ पर हरीश और चंद्र, तो इसमें आपका सचुत संधि आएगी, सचोत्व संधि, यानी कि ए वाला इसका आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है शुद्धम वाक्यम अस्ति। शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से 4 वाक्य यहाँ पर दिए हैं, जो सही है वो वाक्य कौन सा है। तो नगरस्य परिता वृक्षा सन्ति, नगरम परिता वृक्षा सन्ति, नगरम परिता वृक्षाणि सन्ति, नगरात परिता वृक्षाः सन्ति। इसमें से कौन सा सही है। तो मित्रों इसमें जो दूसरे वाला बी वाला है वो सही है, नगरम परिता वृक्षा संति। तो यहाँ पर परिता जो है, परिता अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए नगरम का जो प्रयोग है वो सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है कि कोत्स ऋषि गुरु आसित। कोत्स जो ऋषि थे उनके गुरु कौन थे। तो रघुवंशम के 5म सर्ग के अनुसार कोत्स ऋषि के गुरु का नाम था वरतंतु। याद रखिए वरतंतो शिष्य, वरतंतु इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 90 नंबर का जो प्रश्न है, मैंने आपको बताया था कि 61 से लेकर 90 तक के जो प्रश्न है द्वितीय भाषा संस्कृत के प्रश्न या द्वितीय भाषा हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी आपने द्वितीय भाषा में फॉर्म भरते समय भरा होगा। तो यहाँ पर जो है 90 नंबर का जो प्रश्न है, वयम रामायण कथाम शृणुम अस्य कर्म वाच्य रूपम भविष्यति। इसका कर्म वाच्य में इसको परिवर्तित करना है। यहाँ पर है वयम रामायण कथा शृणुम, इसको कर्म वाच्य में परिवर्तित करके बताना है क्या रूप होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो वयम है, ये वयम है प्रथमा बहुवचन, और हमें इसको बनाना है अस्माभि। तो अस्माभि इसका बन जाएगा, तृतीया बहुवचन में अस्माभि बनेगा। रामायण कथाम द्वितीय, रामायण कथा प्रथम स्त्रीलिंग शब्द है। और श्रृणोम कर्म में तो यहाँ पर ये जो बनेगा, ये बनेगा बी वाला। देखिए अस्माभि रामायण कथा श्रूयते, ये हमारे द्वारा रामायण कथा सुनी गई। तो ये इस तरह से रूप क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य का रूप बन जाएगा। तो मित्रों यह थे यूटेट पेपर सेकंड
संस्कृत भाषा सेकंड के सभी 30 प्रश्नों के सटीक उत्तर और उनकी व्याख्या भी मैंने आपको कुछ बताई है। तो आपको 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न या उत्तर में कोई भी शंका हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं वो आपको सही समय पर मिल सकें। मित्रों, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। ध्यान रखिए कि आपके जो प्रश्न संख्या 61 से 90 वाले प्रश्न का मैंने यहाँ पर आपको मॉडल दिया है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है।